पटेल, सेक्रेटरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री श्री पंकज जैन, श्री वाई बी रामकृष्णन जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत बड़ी संख्या में ये जो सीबीजी है इसके प्रति इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी लोगों ने इसका काम भी शुरू किया है। इसलिए मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करने में और कन्विंस करने में टाइम लगता है। मैं कुछ दिनों से 4-5 साल से एक कोशिश कर रहा था कि ये दिल्ली में कचरे के 3 बड़े बड़े माउंटेन हैं, गाजीपुर में और 2 जगह पर है, और इसको रोड में डालना, पर मुझे कुछ जम नहीं रहा था। अभी हमने सक्सेसफुली दिल्ली के रिंग रोड UR2 में हमने 20 लाख टन ये दिल्ली का कचरा रोड में डालने में हम यशस्वी हुए। अभी अहमदाबाद में भी हमने करीब 20 लाख टन कचरा डाला है। तो स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग पॉलिसी बना रहे कि कचरे को सेग्रीगेट करके हम लोग किस प्रकार से इसके ऊपर अलाइड इंडस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये परली का सब्जेक्ट था। हमारी CSIR सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ने परली से बिटुमिन बनाया और बिटुमिन की काफ़ी अच्छी टेस्टिंग भी हुई। तो ये प्रूव हुआ कि पेट्रोलियम के बिटुमिन के तुलना में वो करीब 4-5 फीचर्स अच्छे हैं कि जो उसमें और ज़्यादा के हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। अभी पंजाब और हरियाणा में आपको पता ही है कि परली को जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। तो अभी हम लोग एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं क्योंकि NHI में हमको तो बहुत बिटुमिन लगता है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो प्लांट डाला है उसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन परली से, और अभी ये जो 70% बायो बिटुमिन परली से और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन विच इज़ वेरी मच यूजफुल इन एग्रीकल्चर, तो वो भी अब लोग प्रैक्टिकल लेवल पर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जहाँ तक CBG का है उसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, पर मैंने भी हमारे इसमें नागपुर में 3 CNG के पंप हैं और वो शुरू करने में मैंने ही इनिशिएटिव लिया, और अब 2 LNG के पंप हैं। तो दोनों की अभी कैपेसिटी ऐसी है कि बीच में थोड़ा सा गैस के यूक्रेन वॉर के कारण थोड़ा हम लोग अड़चन में आ गए थे। तो हमने पंकज जैन साहब को भी और पेट्रोल मिनिस्टर को कहा था कि लोगों में हम जब गए कि भाई अपनी गाड़ियों को कन्वर्ट करो, और उस समय गैस नहीं मिलता था तो लोगों की गालियाँ भी खाने को मिली, तो थोड़ी सी तकलीफें आई, पर अब फिर से परिस्थिति नॉर्मल हुई। तो प्रॉब्लम सभी इसमें आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 4 चीज़ें मुझे लगता है वो आप लोग भी उसको मानते ही होंगे। एक तो प्रूवन टेक्नोलॉजी, सेकंड थिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी, थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एंड फोर्थ इज मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब सरकार की तरफ से सपोर्ट तो है ही, पर अब मेरे यहाँ जब हम लोग ये 5 पंप हो गए तो मैं अभी राइस स्ट्रॉ से, हमारे यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो राइस स्ट्रॉ होता है और एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रकल्प पूरा हुआ है गोसीखुर्द, और वहाँ अभी हमारा पैडी का ये 3 गुना बढ़ रहा है। तो राइस स्ट्रॉ अवेलेबल है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा प्रोजेक्ट डालो कि हमको कम से कम 40 टन ये जो हमारा CBG है ये अगर मिलता है तो हम डायरेक्ट ये LNG और CNG वालों को देंगे। तो धीरे धीरे अपना मार्केट वहीं क्रिएट करने में ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ट्रैक्टर, बस और कार कन्वर्ट करने में वो भी काफ़ी किट्स आई है, और ट्रैक्टर में अगर वो कन्वर्शन किया तो मुझे लगता है वैल्यू एडिशन भी ठीक होगा और हमारा सरकार के ऊपर का डिपेंडेंस भी कम होगा। जो रॉ मटेरियल है उसमें अभी बाम्बू के ऊपर हम लोग अनेक दिनों से काम कर रहे हैं, अन्ना साहब भी कर रहे थे। तो अभी जो कोयला है
4,000 कैलोरी वैल्यू का कोयला 4,500 रुपये टन के इसमें मिलता है। तो अभी हमने ये अपने यमुनानगर से और देश भर के ये जो बाम्बू को 3 mm to 20 mm के टुकड़ों में बनाना और कुछ बाम्बू को पल्वराइज करना और उसको पावर में यूज़ करने का हमने भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। अब उसमें बाम्बू जो किसान लगा रहे हैं, आप कल ही हमारे हमने क्रैश बैरियर बनाया बाम्बू का, और पहली बार ऑल टेस्टिंग एजेंसी ने उसको अप्रूवल दिए। वणी से यवतमाल तक क्रैश बैरियर बना। अब NHAI में हम लोग कम से कम 5,000 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना रहे हैं जो बाम्बू का है, स्टील के बजाय रिप्लेस कर रहे हैं। तब बाम्बू ये ऐसा रॉ मटेरियल है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। कुछ बाम्बू की स्पेसीज ऐसी है जो 1 एकड़ में 200 टन तक जा सकती है, और वेस्टलैंड पड़ी हुई है। जो कोल इंडिया है, मैग्नीजोर ऑफ इंडिया है, माइनिंग की जगह है, वहाँ डंप पड़े हुए हैं। और बाम्बू ऐसा है कि जो कहीं भी लगा सकते हैं। तो बाम्बू, नेपियर ग्रास और इसके साथ साथ राइस स्ट्रॉ, तो राइस स्ट्रॉ का जो ये है CNG मिलाने में हम उसको 5 टन से 1 टन मिलता है, और कॉटन स्ट्रॉ 10 टन लगता है, और ये नेपियर ग्रास 12 टन लगता है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि हमने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि जिससे हम ज़्यादा गैस मिला सकते हैं, ऐसा कौन से स्पीसीज है जिसको हम डेवलप करें। और वो अगर हमको मिलती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर कम होगी और कैपिटल कॉस्ट को भी कम करना। हम जितनी बातें बाहर से लाएंगे उतनी बातों में प्रॉब्लम आएंगे। अभी हमारे यहाँ जो ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसमें से हम पावर में जलाने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो बीच में हमारे यहाँ भी हमने 100 टन जलाया, तो कोई बॉयलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है आफ्टर मेकिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग पावर में तो इतना बड़ा है कि अगर पावर में अगर कोल का अल्टरनेटिव के रूप में बाम्बू अगर तैयार होता है तो मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट। और इसलिए मटेरियल का सिलेक्शन जो है वो कौन सा करना, ये इस पर रिसर्च करने की ज़्यादा आवश्यकता है। रही बात मार्केटिंग की, अब तो हमारा 80% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है। इथेनॉल का मैंने बोलना नहीं चाहिए कि मैं सरकार में हूँ, पर मंत्री जी ने हमारे कैबिनेट में बताया कि इथेनॉल खरीदी करके हमने कितना पैसा बचाया। अब वो अमाउंट मैं नहीं बताता आपको, क्योंकि कभी कभी नहीं तो मैं सरकार के विरोध में बोला ऐसा अर्थ निकलेगा। इथेनॉल सरकार को बेचकर सरकार का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और इसलिए यहाँ सब्सिडी वगैरह इथेनॉल को देने की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड की कीमतें बढ़ी, उसमें इथेनॉल के सपोर्ट में सरकार को अच्छा हुआ है। एक प्रॉब्लम है कि जो जनरेटर सेट है जिसमें करीब 3,000 करोड़ लीटर डीजल जलता है, तो मैंने बहुत कोशिश करके किर्लोस्कर से, अब रामकृष्णन जी आप वो काम कराइए कि किर्लोस्कर से एक जनरेटर सेट इथेनॉल पर चलने वाला लाया, और वो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जनरेटर सेट अगर खड़े होंगे तो 3,000 करोड़ लीटर उसमें है। पेट्रोल में 20% जाए तो 1,000 करोड़ लीटर उसमें जाएगा। और अब फ्लेक्स इंजन जो मेरे डिपार्टमेंट में है, कि जैसे वो कैम्ब्री करके मॉडल था कि जिसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल पर और 40% बिजली तैयार करता था। अब टोयोटो ने गाड़ियाँ बनाई है और वो कहते कि ये वो जो है वो 100% इथेनॉल डालेंगे और 40% बिजली तैयार करेंगे। तो पेट्रोल की कॉस्ट 25 रुपये लीटर आती है और पोल्यूशन नहीं है। अब TVS, हीरो और बजाज तीनों ने स्कूटर भी और मोटरसाइकिल भी मेरे आग्रह से तैयार की, वो भी 100% इथेनॉल पे चलती है। एक बीच में प्रयोग हमने किया था कि इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल के माइलेज में फ़र्क है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml ऑफ इथेनॉल। तो बीच में रशिया से पंकज जी भी थे, हमने वो साइंटिस्ट को बुलाया, वो मशीन यहाँ लेके आए, और फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के जो राम कुमार जी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सिद्ध करके दिया कि पेट्रोल और इथेनॉल का एवरेज सेम आएगा।
उनने एक टेक्नोलॉजी ढूंढी। फिर उसके बाद ARI में गया। अब ARI में अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। मैंने बीच में उनकी मीटिंग बुलाकर कहा है वो जल्दी ही रिपोर्ट देंगे। और वो अगर इथेनॉल और पेट्रोल का माइलेज अगर सेम होगा तो नेचुरली एकदम इकोनॉमिक्स बदल जाएगा। तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो काम हम कर रहे हैं उसमें से कैपिटल कॉस्ट को कम करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डिमांड के बारे में मेरा व्यक्तिगत मत है कि हम कंपनियों की, सरकार को या पेट्रोलियम कंपनियां हमारा खरीदी करें, इसके बजाय हम हमारे यहाँ इनहेरेंटली ऐसी सिस्टम डेवलप करें कि हमारे एरिया में एक पंप लगाए, 2 पंप लगाए और वहाँ के ट्रैक्टर, बसेस हम उसको कन्वर्ट करें। जो इकोनॉमिक्स है डीजल और पेट्रोल की तुलना में, उसमें निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा। अभी मैंने ये ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनके LNG ट्रक को लॉन्च किया और उनका जो इंजन है वो फियाट का है। तो बीच में धर्मेंद्र प्रधान, मैं और प्रहलाद जोशी जी वो बेंगलोर मैसूर हाईवे का इनॉग्रेशन करके हम लोग आ रहे थे। उस दिन राम कुमार और वैद्य साहब भी हमारे फ्लाइट में थे। तो हम लोग 5 लोग बैठ कर चर्चा कर रहे थे। तो मुझे प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि साउथ ईस्टर्न रेल, इसमें हमारे पास इतना कोल है पर हमको रेलवे की रैक नहीं मिल रही। तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। मैंने 4-5 ट्रांसपोर्टर को बुलाया और मैंने कहा रेलवे के रेट में ट्रांसपोर्ट करोगे क्या? तो बोले कैसे संभव है? मैंने बोला LNG ट्रक लो आप। उनके पास 2-2 हज़ार ट्रक थे। तो बोले हम LNG लेते हैं। LNG का इकोनॉमिक्स समझ में आया तो वो तैयार हो गए। तो मैंने प्रहलाद जोशी को कहा छोड़ो रेलवे को, ये रेलवे का जितना रेट है उसमें तुम्हारा कोयला लाके ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये 40 टन का LNG ट्रक जो है वो डीजल की तुलना में उसका 60% ही खर्चा लगता है। तो नेचुरली ऐसे बहुत से ऑप्शन है जिसमें अपना मार्केट क्रिएट हो सकता है। और इलेक्ट्रिक में तो जब मैं कहता था तो हर रोज़ लोग पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। अब मेरे पास आते कि आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रिक गाड़ी मुझे अलॉट करने के लिए तुम चिट्ठी लिखो। अब 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। परसों टाटा के MD आए थे मेरे पास, बड़े खुशी से मुझे, अभी हम लोग नया यूनिट खरीद रहे हैं। मैं बोला कितनी कैपेसिटी? बोले 3 गुना। अरे बोला क्या 3 गुना बढ़ा रहे? 100 गुना बढ़ाओ। क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है कि अब कोई भी, सब कंपनी आ रही है, दूसरा किसी को कहना नहीं पड़ता। एक बड़ी कंपनी है, उसको मैंने 5 साल पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक कार तुम तुरंत जाओ लॉन्च करो। नहीं, वी हैव फिक्स अ प्रोग्राम फॉर 2025। अभी आए मेरे पास अब सेल हो गया डाउन। मैंने बोला आप क्या? नहीं, हमारी गलती हो गई। एक बहुत बड़े उद्योगपति है, मैंने उनको जब कहा कि तो उन्होंने कहा कि आपने जो बातें बताई, अब बीइंग ए पॉलिटिशियन हमको लगा कि होने वाला नहीं है, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, पर अब हमारी गलती हो गई। अब धीरे धीरे सब पलट गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर के 400 स्टार्टअप बन गए। परसों मैं कश्मीर था तो माइनिंग सेक्रेटरी और LG के पास मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको कहा कि 1200 टन लिथियम आयन हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं और बाहर ज़्यादातर चाइना से आता है। तुम ये फेज 1 फेज 2 ये काय का प्रोग्राम बना रहे हो? तुम जल्दी कुछ निकाल के तुरंत लग सकते हो, इसका कोई फास्ट ट्रैक फार्मूला तैयार करो। तो LG समझ गए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल वर्ल्ड का जो अभी स्टॉक है, वो जो बोल रहे हैं वो 6% वर्ल्ड के लिथियम आयन का स्टॉक कश्मीर में मिला है हमको, जम्मू के पास। और अगर वो मिल जाएगा तो हम अभी भी $150 पर आवर पर उसका ये उसकी कॉस्ट थी बैटरी की, अब वो 115 पे आई, 115। अभी मेरे हिसाब से वो $100 पे आएगी। फिर लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा आएगा तो फिर हाइड्रोजन का क्या होगा? आज मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में बैठ के आया हूँ यहाँ। अब हाइड्रोजन तैयार करने में एक बात तो पक्की है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम सबको, प्रधानमंत्री जी ने उसका मिशन बनाया, पर जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो पेट्रोलियम का है। तो पुरी साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ रिफाइनरी में बन सकता है। तो हमारे एक मंत्री जब वो बोलते नो योर हाइड्रोजन नॉट ग्रीन हाइड्रोजन। बोला बनाने दो ना, स्काई इज द लिमिट है, जिसको जो करना है वो करने दो। कोई ग्रीन बनाएगा, कोई ब्लैक बनाएगा, जिसमें दम होगा उसका दुकान चलेगा। आप क्यों किसी को रोक रहे हो? तो अभी
जो इलेक्ट्रोलाइजर वाला है, वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, पर 90% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। पर अभी मैं बंगलोर में गया था, जो रामकृष्ण जी मुझे लेके गए थे, मुझे वो सबसे पसंद है, इंडियन केमिकल इंस्टीट्यूट ने, क्या उसका नाम, जहाँ हम गए थे, उन्हें उनके यहाँ पावर नहीं लगती। अभी 1 किलो हाइड्रोजन को 150 यूनिट पावर लगती, जो इलेक्ट्रोलाइजर के लिए, नहीं 50 यूनिट पावर लगती। अब 50 यूनिट की पावर कम से कम तो 150 रुपये की होती है। तो ये हाइड्रोजन की कीमत $1 तक आनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ये सपना है, कठिन काम है, पर आ सकती है। तो जो रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता होगा, और विदाउट पावर अगर हमने मीथेन से हाइड्रोजन मिलाया और वो अगर म्यूनिसिपल वेस्ट को यूज़ किया, तो जैसे या बायोमास को यूज़ किया, तो हमारे यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ता आ सकता है। ओवरऑल टारगेट इज कि हमको इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, टारगेट इज पोल्यूशन को कम करना है, टारगेट इज फार्मर्स और एग्रीकल्चर को जिसको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ एग्रीकल्चर में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन है वो 12% है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 22 से 24% है, और जो सर्विस सेक्टर है वो 52 से 54% है, और 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो हम एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्शन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वहाँ परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, उसमें जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान सुखी, समृद्ध, संपन्न नहीं बनते, तब तक संभावना नहीं है। आज हम जो बचे हैं, शुगर इंडस्ट्री बची इथेनॉल के कारण। ब्राज़ील में शुगर का रेट 24 रुपये किलो, और हमारे यहाँ 32 रुपये किलो मिनिमम रेट है। और ब्राज़ील में शुगर नहीं है, इसलिए थोड़े लोग हंस रहे हैं। जिस दिन ब्राज़ील में शुगर निकलेगी, दिवाला पिटने के सिवाय कोई पर्याय नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ शुगर इंडस्ट्री की हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, और प्रोडक्टिविटी और बढ़ रही है। तो हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, इसके सिवाय कोई पर्याय नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जिससे हम लोग सीबीजी बना सकते हैं, ऐसी कौन सी स्पेसीज है, कौन सा बायोमास है, कौन सा मटेरियल है, अब मुझे नहीं मालूम, पर राइस स्ट्रॉ 5 टन राइस स्ट्रॉ से 1 टन निकल सकता है, और कॉटन स्ट्रॉ को 10 टन लगता है। तो क्या हम ऐसा कोई बायोमास, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो हम एनर्जी क्रॉप के रूप में कहें, और उसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर वायबिलिटी बढ़ाएं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि इसके बारे में जो मशीनरी है वो फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगी। इंडिया में इसके बारे में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में हमको बढ़ना होगा। जो 2 साल पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। हमारी इंडियन कंपनीज भी आगे आई है। कुछ कंपनियां तो बाहर में काम कर रही है, इतनी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार का भी सपोर्ट है, और निश्चित रूप से पेट्रोलियम मंत्री जी का, मिनिस्ट्री का, सेक्रेटरी का भी सपोर्ट है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में वहाँ फिर से एक बार बीच में सब्सिडी बंद हुई थी, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। प्रधानमंत्री जी का भी इसके प्रति विशेष आग्रह है, ताकि हमारा इंपोर्ट किए बिना, हम कम किए बिना हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन है, और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। 40 से 45% फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्ट के कारण पोल्यूशन है। अभी दिल्ली में, मुझे पता, दिल्ली की ज़्यादा जागरूकता मालूम नहीं है, पर अभी एक डीडीए का रोड था। ये पानीपत से हम जब आते हैं तो पेरीफेरल रोड के बाद राइट हैंड पर हमारा रोड दिल्ली रिंग रोड 2 शुरू होता है, और वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। परसों मैं उस रोड पे गया, लगभग बन गया, अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेशन करेंगे। तो उनने कहा कि 20 मिनट में द्वारका पहुँचेंगे। और द्वारका में हम लोग 2 टनल बना रहे, एक वसंत विहार जाएगी और एक T3 जाएगी शिव मूर्ति से, और उधर द्वारका एक्सप्रेस वे, ये फ्लाईओवर है, वहाँ से दिल्ली मुंबई जाएंगे। तो जो पूरा बीच में शहर से ट्रैफिक जाता है वो लगभग कम हो जाएगा। जैसे पेरीफेरल रोड बना तो आज बहुत सारा जो पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड वो ट्रैफिक जो था वो बाहर चला गया। तो धीरे धीरे हम 65,000 करोड़ के काम दिल्ली के आजू बाजू में कर रहे हैं, ताकि पोल्यूशन कम हो, ट्रैफिक जाम कम हो।
और उसमें से अगर हमारी विशेष रूप से जिसके कारण प्रदूषण होता है वो जो फॉसिल फ्यूल के बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल आई तो होगा। आज मेरे यहाँ टाटा और 3-4 कंपनी को बुलाया था। मैं ये रिंग रोड से जो है वहाँ से लेकर जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ और इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बस, ट्रॉली बस, वो 3 की भी है, 2 की भी है और डबल डेकर की लाइन बनेगी। तो वो उसी से डायरेक्ट अगर जाएंगे तो एकदम फ्यूल कॉस्ट जहाँ 100 रुपये वहाँ 20 रुपये लगेगा और ऊपर से पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। तो जितने कुछ ऑप्शंस है तो भी हमारा इंपोर्ट कम करने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि ये समुंदर है। आप सबके जैसे ऐसे 1000 लोग भी आएंगे और काम करेंगे तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करने में बहुत कठिनाई है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए मैं कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, आप इथेनॉल भी बोलते हो, हाइड्रोजन भी बोलते हो, इलेक्ट्रिक भी बोलते हो और सब आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? मैंने बोला तुम्हारे 10 पीढ़ियाँ भी काम करेगी और कितना भी लोग काम करेंगे तो भी पेट्रोल डीजल का जो इम्पोर्ट है उतना भी रहा, बढ़ा नहीं तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इतना है। अभी हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक्सपो हुआ। वॉल्वो ने, अनेक कंपनियों ने क्रेन से लेकर सब इलेक्ट्रिक पे बनाई, अभी ग्रीन हाइड्रोजन पे बनाई। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर अच्छा है। क्या बनाना आप तय करिए। अगर आप कल सीबीजी बना रहे और वही थोड़ा सा अरेंजमेंट करके अगर आपने हाइड्रोजन बनाया, जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता है वो बनाओ। अगर सीबीजी में ज़्यादा मिलता है तो सीबीजी बनाओ, सीबीजी के बजाय हाइड्रोजन में मिलता है तो हाइड्रोजन बनाओ। अभी बहुत दिनों से मैं पीछे लगा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन। अभी 1-2-3 एक्सपेरिमेंट मैंने देखे, उन्होंने तो प्रूव किया, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। लार्ज स्केल पर CO2 से भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो मुझे लगता है जो बात कि भाई इकोनॉमिक वायबिलिटी के बिना कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी प्रूवन चाहिए, कैपिटल कॉस्ट कम चाहिए, मार्केटेबिलिटी अच्छे रेट में चाहिए और जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन है वो हमने करना चाहिए। मुझे लगता है कि सीबीजी का आज का जो प्रोडक्शन है, सरकार का तो सपोर्ट है ही, फिर भी इकोनॉमिकली वायबिलिटी है उसमें और इसलिए इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में। और अभी परली तो बहुत है, पंजाब हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी भी कितने लोग जला रहे हैं। तो अगर हमने ठीक प्रकार से एड्रेस किया तो प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन एग्रीकल्चर और ग्रोथ रेट में भी कंट्रीब्यूट होगा। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग में ट्रबल तो होती है, बहुत बार समस्या है। तो मैं अक्सर लोगों को, तो मैं 2004 से जब इथेनॉल की बात करता था तो हमारे पार्टी में मैं अध्यक्ष था, तो मैं बोलता था ये एग्रीकल्चर में ऐसा। तो मुझे एक बार अडवाणी जी ने कहा क्या इथेनॉल, इतना क्या होने वाला है इससे। तो मैं वो तब मुझे समझाने में लोगों को कठिनाई जाती थी। आज सब लोग बोलने लगे क्योंकि सबको कन्विंस हो गया। तो आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को बेचने में समय लगता है और वो आप लोग आज जैसे अन्ना साहब पहले बनाते थे, ये रामकृष्णन जी और हम 4-5 लोग थे, तो ये 30-40 लोग यही हॉल में इधर ही बैठते थे, 40-50, आज 200 आए तो 4 गुना बढ़े। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ लक्ष्मी दर्शन अच्छा होने की संभावना है, इसीलिए आए, कोई सोशल सर्विस के लिए थोड़े आए। देखो, बिजनेस जैसा करना चाहिए, राजनीति जैसी करनी चाहिए, सेवा जैसी करनी चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। धंधा करना है तो पैसा कमाना है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आप एक ही काम करो कि कैपिटल कॉस्ट को कम करो। कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए हमारी एसोसिएशन को मैं अनुरोध करूंगा कि 100% मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में हमारे लोगों को लगे तो टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर करें और कैपिटल कॉस्ट कम करें। कैपिटल कॉस्ट कम होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उससे उसकी कॉस्ट कम होगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्टिव देने वाला रॉ मटेरियल कौन सा बायोमास है, उसका भी रिसर्च करेंगे तो एनर्जी क्रॉप्स में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पंकज जी हमारे सपोर्ट में रहते ही है, पुरी जी भी सपोर्ट में है, मोदी जी भी बार बार मेरा काफ़ी डिस्कशन होता है, कोई समस्या आती है तो मैं उनको बताता हूँ तो वो तुरंत अपने तरुण कपूर जी को मेरे यहाँ भेजते कि इनसे समझ लो क्या प्रॉब्लम है। तो वो मैं उनको तरुण कपूर जी को भी बताते रहता हूँ ये ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार, गवर्नमेंट इज़ पॉजिटिव।
अपॉर्चुनिटी है। अब काम करने वालों को आखिर में एक ही बात मैं कहूँगा जो मैं अक्सर याद रखता हूँ, देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आप, मुझे लोग बोलते कि आप, मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, पर अभी डॉक्टर लगा था ना मैं, क्योंकि मैं ईमानदारी से समझता हूँ मैं विद्वान नहीं हूँ। तो मुझे बोला आपका काम कैसे होता है, मैं बोला एक ही काम है, मैं ठोक के काम करता हूँ, बुलडोज करता हूँ, हो पटाना होना चाहिए। तो मैंने बोला काम होता है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। तो आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी कमिटमेंट इस फील्ड को बहुत अच्छा फ्यूचर देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।